नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आज के वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूजीसी नेट जीआरएफ वेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड बीपीएससी 4.0, यानी आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो 4.0 टीचर की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, यूजीसी नेट का है या फिर वेट का है। हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा, क्योंकि इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। यानी जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हिंदी का अगर आप किसी भी विषय किसी भी वर्ग का, चाहे नेट का कर रहे हैं, वेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का या फिर बीपीएससी 4.0 का, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये जो सेट चल रहा है ये 8वां सेट है। इससे पहले 1 से 7 तक हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह जो है यहाँ किया गया है। और ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, उसी प्रश्नों को हमने यहाँ समाहित किया है। तो आप यहाँ पे अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही अगर टीआरडी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307, इस पे आप 249 रुपया जो टाइपिंग का चार्ज है वो भेज दीजिएगा। फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से उसका स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप 50 सेट का जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ जो है 4.0 का प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पे 299 पुस्तक का दाम है, 50 रुपया डिलीवरी चार्ज है, यानी 349 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट साथ में पूरा पता पिन कोड के साथ आप सेंड कर दीजिएगा इसी नंबर पे। तो आपको बुक जो है प्रैक्टिस सेट का 50 सेट का जो बुक है वो आपके घर पे भेज दिया जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज के प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी पेपर 2, यानी जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट जीआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी का 25 जून का एग्जाम है, किसी का 29 का भी एग्जाम है, तो देख लीजिएगा जिनका जो भी एग्जाम है। तो हिंदी पेपर 2 के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे कितने प्रश्नों को देखेंगे? 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा, 40 से 45 मिनट, 1 घंटा के आसपास चला जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना करके देखते रहिएगा, प्रश्नों को देखिएगा। नए नए प्रश्न भी मिलेंगे, कुछ पुराने प्रश्न भी मिलेंगे, कुछ नए तरीका से पूछे जाने की भी संभावना यहाँ पे है। तो इसको आप लोग देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते चलते हैं जल्दी जल्दी में। अब देखिए, कहा जा रहा है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। अब देखिए, ये पुरानी हिंदी नाम से अगर बात किया जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आ जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, पुराने हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। लेकिन यहाँ प्रश्न को जटिल बना दिया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुराने हिंदी किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुराने हिंदी कहा था, जबकि पुराने हिंदी अपभ्रंश को जो नामकरण किया गया था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया था। तो चंद्रधर शर्मा अगर गुलेरी विकल्प में रहते तो उन्हीं को हम टिक करते, लेकिन वो विकल्प में नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आयोग ने भी इसी को सही माना है। तो यहाँ जो भी आंसर मैंने बताया वो क्या है, आयोग के द्वारा माना गया है, उसी को हम यहाँ बताते चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो कहा जा रहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, यानी अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो किन्हें कहा जाता है। तो हमने भी बहुत बार ये क्लास में प्रैक्टिस सेट में भी बताया है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू जो है अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे है, शौलसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा
विकसित हुई है। अब देखिए सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ है? तो देखिए सौरसेनी अपभ्रंश से जो निकला है वो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी का सौरसेनी से हुआ है और साथ ही राजस्थानी का भी सौरसेनी से हुआ है। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अर्धमागधी है पूर्वी हिंदी, मागधी है बिहारी। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे देखिए है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अब देखिए हिंदी खड़ी बोली, तो खड़ी बोली किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है, ऊपर में बताया गया था। तो पश्चिमी हिंदी में आती है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी से हुआ है। तो खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न कैसे घुमाता है, इसको आपको समझना है कि प्रश्न का तरीका क्या है, क्योंकि बराबर ऐसे प्रश्न में जो है उलझ जाते हैं आप लोग। तो कोई भी प्रश्न बनाने से पहले अच्छे से पढ़ करके समझ लेना है, उसके बाद बनाना है, तो आपका गलत होने की संभावना कम जाएगी। अब देखिए कहा जा रहा है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हिंदी भाषा के कितने वर्ग बनाए हैं? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो है वो हिंदी भाषा के कितने वर्ग बनाए हैं? तो हिंदी भाषा जो है उसके 5 वर्ग बनाए हैं। 5 वर्ग जो है बनाए हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हिंदी भाषा के 5 वर्ग बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, राष्ट्रभाषा की तुलना में राजभाषा का क्षेत्र कैसा है? राष्ट्रभाषा की तुलना में राजभाषा का क्षेत्र कैसा है, ये आपको पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल नए तरीका से ये प्रश्न पूछा गया है। तो राष्ट्रभाषा की तुलना में राजभाषा का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, यानी सीमित होता है, क्योंकि राजभाषा का पूरा देश में प्रचार उतना नहीं हो पाता है, इसलिए यह है सीमित। लेकिन राष्ट्रभाषा क्या है, पूरे देश की भाषा होती है ना। तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दे राजभाषा की तुलना में राष्ट्रभाषा का क्षेत्र क्या है, तो अति व्यापक होता है, अति व्यापक होता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। अगर प्रश्न को यानी शब्द को आगे पीछे कर देगा तो ये देख लीजिएगा, इस तरीका से प्रश्न पूछा जाता है। आगे है संगणक क्षेत्र में सॉफ्टवेयर का हिंदी पर्याय है, यानी संगणक मतलब क्या होता है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में संगणक यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर का हिंदी पर्याय क्या है? तो सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया परावस्तु, यानी सॉफ्टवेयर का हिंदी पर्याय क्या है, परावस्तु हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है पूछा जाता है, यानी परावस्तु हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे संविधान की कौन सी धारा में हिंदी के लिए विशेष प्रावधान है? तो संविधान का वह कौन सा धारा है जिसमें हिंदी के लिए विशेष प्रावधान है? तो हिंदी के लिए जो विशेष प्रावधान है वो अनुच्छेद 343 में है, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में विशेष प्रावधान किया गया है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है आपको बताना है। तो हिंदी जो शब्दानुशासन है वो किशोरीदास वाजपेयी जी की रचना है, यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है बिल्कुल नए तरीका से पूछा हुआ है। आगे देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसके 8 भेद होते हैं। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। यौगिक धातु कितनी प्रकार की होती है? तो यौगिक जो धातुएं हैं, यौगिक जो धातुएं होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यौगिक धातुएं जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी आप जब क्रिया पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कार्यों का नामकरण किस आधार पर किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो भी नामकरण किया है वो किस आधार पर किया है ये आपको बताना है। तो उन्होंने साफ कहा है कि मैंने जिस कार्य में जिस प्रवृत्तियों को देखा ज़्यादा उसी के आधार पर उसका नामकरण किया है, तो प्रवृत्तियों के आधार पे किया है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। प्रवृत्तियों के आधार पे रामचंद्र शुक्ल जो है कार्यों का नामकरण करते हैं। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा।
हिंदी साहित्य के प्रथम ऐतिहासिक कार्य को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के जो प्रथम ऐतिहासिक जो कार्य है उसका आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल जो नामकरण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? बहुत बार आपको पढ़ा गया होगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे सरल प्रश्न आपको लग रहे होंगे, लेकिन कुछ कुछ कठिन प्रश्न भी आपको लगेंगे, तो धैर्य बना करके अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। आगे देखिए, रासो साहित्य मूलतः किस पर केंद्रित है? तो रासो जो साहित्य है मूलतः किस पर केंद्रित है आपको बताना है। तो ये मूलतः क्या है? प्रशंसा पे केंद्रित है, यानी राजाओं की प्रशंसा की गई है, मूलतः उसी पे केंद्रित है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, प्रशंसा पे केंद्रित है, राजाओं की प्रशंसा पे। आगे है, आदिकाल के कौन से कवि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध हुए? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि जो सिद्ध होते हैं आदिकाल में, वे कौन होते हैं? तो वे अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की जो भाषा है वो खड़ी बोली देखने को मिलती है, और ये आदिकाल के रचनाकार हैं। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। शुक्र जी के अनुसार सिद्ध परंपरा में सबसे पुराने सिद्ध कौन है? तो ये प्रश्न पूछा गया है, शायद टीआरई 2.0 में पूछा गया था। तो सबसे पुराने सिद्ध कौन थे? तो सबसे पुराने सिद्ध जो थे वो सरहप्पा थे। शुक्र जी के अनुसार सबसे पुराने सिद्ध सरहप्पा थे, सरहपाद जिन्हें कहा जाता है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, सरहपा थे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन से उपन्यास की चर्चा हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में नहीं हुई है? यानी हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में कौन से उपन्यास की चर्चा नहीं हुई है? तो देखिए, कहीं कहीं आप देखिएगा परीक्षागृह को प्रथम माना जाता है, कहीं भाग्यवती को, कहीं देवरानी जेठानी की कहानी को, लेकिन चंद्रकांता को कहीं भी प्रथम उपन्यास के रूप में कोई भी चर्चा नहीं की है, कोई भी विद्वान चर्चा नहीं करते हैं। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। चंद्रकांता जो देवकीनंदन खत्री का है, उसे प्रथम उपन्यास के लिए कोई जो है विद्वान नहीं चित्रित करते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या केंद्र में है? अनमेल विवाह यानी अमेल विवाह जो है केंद्र में है, आपको बताना है। तो अमेल विवाह जो केंद्र में है वो निर्मला उपन्यास इनका है, उसी उपन्यास के केंद्र में है, यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के केंद्र में सांप्रदायिकता की समस्या है? सांप्रदायिकता की समस्या किस में है आपको बताना है, कौन से उपन्यास में? तो यहाँ पे देखिएगा, तो तमस जो है उसमें सांप्रदायिकता की समस्या आपको देखने को मिल जाएगा, यानी सांप्रदायिकता की समस्या इसमें है। बाकी महाभोज, जिंदगी नामा और ये जो राग दरबारी है इस समय नहीं है। तमस जो भीष्म सहायिका है उसमें दिखाया गया है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आगे है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने कौन सी साहित्य विधा को सुप्रतिष्ठित बना दिया? रामवृक्ष बेनीपुरी ने कौन सी साहित्य विधा को सुप्रतिष्ठित बना दिया है, ये आपको बताना है। तो सुप्रतिष्ठित जो बनाया है वो किसे बनाया है? रेखा चित्र को बनाया है, यानी रेखा चित्र विधा को जो है सुप्रतिष्ठित बनाया है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए है, चीरों पर चांदनी किस विधा की रचना है? चीरों पर चांदनी किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो चीरों पर चांदनी जो है यात्रा साहित्य है, चीरों पर चांदनी यात्रा साहित्य है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं सेट में बताया गया होगा, बहुत सरल प्रश्न जो है ये सब है, कहीं ना कहीं आप लोग इसे देखे होंगे। अब देखिए आगे है, समकालीन कविता कार्य क्षण की कविता नहीं, कार्य प्रवाह, आघात और विस्फोट की कविता है। यह किस आलोचक की उक्ति है? यानी ये जो उक्ति है वो किस आलोचक की है आपको बताना है। तो देखिए, ये उक्ति जो है लगभग आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। ये विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है, विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक है, वैधव्य मुझे स्वीकार, राष्ट्र की जय हो, दसत्व ना अंगीकार, राष्ट्र की जय हो। किस कवि की पंक्तियां हैं? यानी ये जो पंक्ति है
वो किस कवि की पंक्ति है आपको बताना है। तो ये केदारनाथ मिश्र की पंक्ति है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं, केदारनाथ सिंह नहीं, केदारनाथ मिश्र की ये पंक्ति है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, केदारनाथ मिश्र की पंक्ति है। आगे है, किसी कवि की वह शक्ति जिससे वह काव्य सृजन करता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। यानी जिस शक्ति से काव्य कवि जो है अपनी कविता का जो है सृजन करता है उस शक्ति को क्या कहते हैं। तो उस शक्ति को क्या कहते हैं, तो काव्य शास्त्र में उसे काव्य हेतु कहा गया है। यानी काव्य हेतु यानी कारण, काव्य हेतु मतलब कारण, यानी काव्य का कारण क्या है, वो शक्ति क्या है, काव्य हेतु कहलाता है। आगे देखिए है, अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रणेता कौन है। यानी अनुमितिवाद जो है किनके द्वारा दिया गया है। तो अनुमितिवाद जो है आचार्य शंकुक के द्वारा दिया गया था। यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न बिल्कुल सरल हैं और कोई कोई प्रश्न जो है बिल्कुल कठिन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसको देखते चलिएगा। बेहतरीन प्रश्नों का जो है संग्रह है। आगे है, अधिकतर विद्वानों ने काव्य हेतु कितने माने हैं। तो काव्य हेतु अधिकतर जो विद्वान है वो कितने माने हैं, तो काव्य हेतु जो है 3 माने हैं, काव्य के 3 कारण माने हैं। विकल्प भी आपको सही हो जाएगा 3। आगे देखिए है, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा पर्याय सही है। यानी काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, तो दोनों के बारे में जो है कौन सा विकल्प जो है सही। दोनों अलग है, दोनों एक है, दोनों में साम्य भेद है, इनमें से कोई नहीं। अगर इसको आप देखिएगा तो पता चलेगा दोनों अलग हैं। काव्य हेतु मतलब काव्य का कारण क्या है और काव्य प्रयोजन मतलब काव्य का उद्देश्य क्या है। तो कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, दोनों अलग हैं। यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, दोनों अलग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, यह मान्यता किसकी है। यानी काव्य की जो आत्मा है वो ध्वनि है, ये किनकी मान्यता है आपको बताना है। तो ये जो कहा गया है ये आनंदवर्धन के द्वारा कहा गया है, क्योंकि ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसलिए वे कहते हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि, यानी काव्य का आत्मा क्या है, ध्वनि होता है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। VVI प्रश्न है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या जो मानी है वो 8 मानी है। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 8 मानी है। आगे देखिए है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। ऊपर में फर्स्ट प्रश्न आया था कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। लेकिन यहाँ अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। दोनों प्रश्न का समाधान एक प्रश्न सेट में आपको मिल गया। यानी साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल। लेकिन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल, सॉरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये ध्यान में रखिएगा। आगे है, इलियट ने काव्य के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है। यानी काव्य के किस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है ये आपको बताना है। तो T.S. इलियट जो है काव्य के किस सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो आपको पता है ये निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत का अनुपालन करते हैं। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। कल्पना तो कॉलरिज का है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न आपके विकल्प से बनेंगे, तो आपको अच्छे से विकल्पों को भी देखना है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के समझना है। उसके बाद आप देखिएगा तो प्रश्न जो है बिल्कुल गलत नहीं होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए है, अम्बेडकर दर्शन के संदर्भ में निम्नांकित कौन सा पर्याय सही है। यानी अम्बेडकर दर्शन के संदर्भ में पर्याय है यानी पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये क्या है, जाति धर्म कर्म, ऐसा तो नहीं है। स्वतंत्र समता विषमता, बुद्ध युद्ध शुद्ध, युद्ध का बात नहीं, पढ़ो जुड़ो लड़ो, यानी पढ़ो जुड़ो और लड़ो, ये आपका सही हो जाएगा। पढ़ो जुड़ो और लड़ो, ये आपका सही है। अम्बेडकर दर्शन आपका देखिए UGC नेट के सिलेबस में गांधी दर्शन,
लोहिया दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, ये सब आपका दर्शन पढ़ना है, वही से प्रश्न दिया गया है अम्बेडकर दर्शन से। आगे देखिए गांधी दर्शन की दृष्टि से इनमें कौन सा विकल्प गलत है, यानी गलत विकल्प को छांटना है गांधी दर्शन के। तो सत्य, असत्य, अहिंसा, असहयोग, ये असहयोग नहीं, सहयोग का बात करते हैं, असत्य का बात करते हैं, असत्य का नहीं। तो ये दोनों क्या है, ये आपका असत्य है और असत्य ही गलत ही पूछा गया है ना, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। सेवा, सत्य, अहिंसा, सत्य अहिंसा मानवता, सत्य अहिंसा प्रेम, ये सब सही है गांधी दर्शन का, लेकिन ये सी आपका सही नहीं है। आगे देखिए भारत में अल्पसंख्यक विमर्श का मूल आधार क्या है, यानी जो अल्पसंख्यक विमर्श है उसका मूल आधार क्या है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो मूल आधार क्या है, अल्पसंख्यक हम किसको मानते हैं, तो धर्म के आधार पे जो कम होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक मानते हैं। जैसे यहाँ क्या है, आप देखिएगा अल्पसंख्यक में कौन है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब क्या है अल्पसंख्यक माने गए हैं। तो धर्म के आधार पे विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। मुक्तिबोध किस मातृभाषा के हिंदी कवि हैं, यानी मुक्तिबोध जो है किस मातृभाषा के हिंदी कवि हैं, यानी कौन सा उनका मातृभाषा है ये आपको बताना है। तो किस मातृभाषा के हैं, तो मराठी के हैं, मराठी मातृभाषा के हिंदी कवि हैं, यानी उनकी मातृभाषा मराठी था लेकिन हिंदी के वे कवि हैं। आगे है राजा निर्वंशिया में कौन सा वातावरण मिलता है, राजा निर्वंशिया में कौन सा वातावरण मिलता है। आप लोग देखिए कृष्णा सूक्ति का राजा निर्वंशिया जो कहानी है उसमें कौन सा जो है वातावरण आपको मिलता है, ये देखिए पूछा गया है। बिल्कुल यूजीसी नेट के सिलेबस पे आधारित है, तो ये आधारित है। तो इसमें क्या मिलता है वातावरण, तो नागरिक जो है वातावरण आपको देखने को मिलता है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। राजा निर्वंशिया पढ़िएगा तो आपको समझ में खुद आ जाएगा। अंधेर नगरी के राजा को कितने पट बताया है, अंधेर नगरी के राजा को कितने पट बताया है, तो अंधेर नगरी के जो राजा है उसको कितने पट बताया गया है, तो 4 पट बताया गया है, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। मोहन राकेश के किस नाटक का अंत सुखद है, यानी सुखद कौन से नाटक का जो अंत होता है वो सुखद होता है। तो देखिए राजाओं के राजहंस पढ़िए, चाहे आधे अधूरे पढ़िए, चाहे आषाढ़ का एक दिन पढ़िए, सभी क्या है सुखद नहीं है, सभी आपका दुखंत नाटक है, दुखंत नाटक है, सुखद नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी का अंत दुखों से भरा हुआ होता है। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक आपका सिलेबस में जो लगा हुआ है, यानी यूजीसी नेट का आप सिलेबस का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप यूजीसी नेट एग्जाम निकाल दीजिएगा। साथ ही हिंदी का कोई भी एग्जाम हो आप उसको बहुत आसानी से क्रैक कर दीजिएगा, ये मेरी मान्यता है, हमने इसे देखा है। बाकी आप पे निर्भर करता है चीज़ों को आप कैसे समझते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बकरी नाटक की मूल संवेदना क्या है, तो बकरी जो नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, तो उसकी मूल संवेदना क्या है, तो राजनीतिक व्यंग्य है, राजनीतिक व्यंग्य उसमें दिखाया गया है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगरा बाजार के रचयिता कौन है, तो आगरा बाजार किनका है, हबीब तनवीर का नाटक है। इसमें बहुत उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ है, इसे पढ़िएगा तो उर्दू का जानकारी रखिएगा तब समझ में आएगा अच्छा से, वरना बहुत कठिनाई होगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति प्रेम निम्नांकित किस निबंधकार के निबंधों की प्रधान प्रवृत्ति है। संस्कृति प्रेम किसके निबंध का जो है प्रधान प्रवृत्ति है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए संस्कृति का अगर बात किया जाए प्रेम का, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में आपको देखने को मिलेगा। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। चाहे श्रीश का फूल हो, अशोक का फूल हो, नाखून क्यों बढ़ते हो, ये सभी में आपको जो है ये दिखाई दे देगा। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे है बैजू माया का बैजू कौन था, बैजू माया का बैजू कौन था आपको बताना है। तो बैजू माया का बैजू कौन था, तो चोर था। बैजू माया का जो बैजू था वो चोर था। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। मुर्दहिया आत्मकथा में मूलतः कौन से समाज का चित्रण है,
तो मुर्दहिया जो है तुलसीराम का आत्मकथा है। तो इसमें क्या है, तो इसमें मूलतः जो है आप देखिएगा तो किसका वर्णन हुआ है, तो मुर्दहिया में आप देखिएगा दलित आत्मकथा है। मूलतः क्या है, दलित आत्मकथा है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, दलित आत्मकथा है मुर्दहिया। लेकिन दलित तो है, लेकिन दलित में क्या है, ये अल्पसंख्यक का वर्णन करता है, अल्पसंख्यक का वर्णन करता है। विकल्प सी और ये दोनों होना चाहिए, लेकिन सी को ज्यादा प्रेफर किया गया है। एक कहानी यह भी कि लेखिका आत्मकथा कितने खंडों में आई है, तो एक कहानी यह भी जो आया है उसका कितने खंडों में आया हुआ है, तो ये जो है एक खंड में आया है, मनु भंडारी का है एक कहानी, यह भी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आवारा मसीहा को विष्णु प्रभाकर जी ने कितने सारों में लिखा है, यानी आवारा मसीहा जो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का जीवनी है, तो विष्णु प्रभाकर ने इसे कितने सारों में लिखा है। ये देखिए बिल्कुल डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है। जब तक इसकी भूमिका को आप नहीं पढ़िएगा आवारा मसीहा का, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो 12 साल लग गया है इसको लिखने में, यानी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। 12 वर्षों में ये जो है जीवनी लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। आगे बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है, तो हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा जो है वो कितने खंडों में लिखते हैं, तो ये जो लिखते हैं कितने खंडों में, तो ये 4 खंडों में लिखते हैं, यानी 4 खंडों में है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। 4 खंडों में इसका निबंध जो है आत्मकथा लिखा गया है। आगे कृष्णचंद्र ने अपनी रचना में किस पेड़ की रचना की है, तो आप लोग यूजीसी नेट के सिलेबस में देखिएगा जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का रचना है, तो जामुन पेड़ का जो है चित्रण किया गया है, जो विकल्प सी में है, इसलिए सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न आप बहुत सारे प्रश्नों को हूबहू देख रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न नए रूप में आए हैं और कुछ प्रश्न आपको बिल्कुल नए दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये जो है ये सेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अच्छे से देखता है, सभी सेटों को देख करके जाइएगा, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपका 5-7 नंबर हूबहू देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो जो छूटा हुआ है पिछले नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक लगा हुआ, आप देख सकते हैं। दिनकर प्रमुखता किस कवि के रूप में विख्यात है, तो दिनकर का जो चर्चा होता है ये राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, विकल्प ए राष्ट्र कवि के रूप में। आगे देखिए है राहुल सांकृत्यायन ने सर्वाधिक लेखन किस साहित्य विधा में किया है, तो राहुल सांकृत्यायन का जो लेखन है वो सबसे ज्यादा यात्रा साहित्य उनका है, क्योंकि वो जो है यात्रा ज्यादा करते थे, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अब हुदनी के संदर्भ में निम्नांकित कौन सा विकल्प सही है, तो अपहुदरी के संबंध में जो विकल्प सही है वो कौन सा है, तो रमणिका गुप्ता लिखा है और कितने खंडों में है, 2 खंडों में है अपहुदरी। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, रमणिका गुप्ता का है और 2 खंडों में है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए है सुधामुखी के विहि निर्मल बारा, यह पंक्ति किसकी है, ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है, तो ये सुधामुखी के विहि निर्मल बारा ये विद्यापति की पंक्ति है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। गोरख जगायो जोग भगति भगायो रोग, किसने कहा था, यानी ये जो पंक्ति कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो तुलसीदास के द्वारा कहा गया है कि गोरख जगाए जोग, और भक्ति जो है आदमी को भगाता है, विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। आगे है रासो साहित्य की भाषा क्या है, तो रासो साहित्य अगर पढ़िएगा तो उसका भाषा अगर आप देखिएगा तो डिंगर भाषा होगा, यानी राजस्थानी ब्रज मेरा भाषा जो है डिंगर हो जाएगा, राजस्थानी या खड़ी बोली मेरा डिंगर, यानी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। डिंगर भाषा का प्रयोग रासो साहित्य की भाषा है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो श्री जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, विकल्प आपका सी जो है सही हो जाएगा, रामानुज। आगे बढ़ते हैं, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हैं, तो पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक थे वे कौन थे,
वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। 1565 में करते हैं। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सतसायीकार नहीं है, यानी कौन से रचनाकार हैं जो सतसाई की रचना नहीं किए। ये भी आई प्रश्न है। बिहारी भी किए हैं, वीरेंद्र सतसाई, मतीराम सतसाई, बिहारी सतसाई, लेकिन घनानंद ने सतसाई की रचना नहीं किया है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न भी आए प्रश्न है। कामायनी के संदर्भ में कौन सा वर्ग सही है। तो देखिए आपका चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, देखिए किस में है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, लज्जा, स्वप्न, ये आपका जो है डी सही हो जाएगा। ये सर्ग है, चिंता से शुरुआत होता है, उसके बाद आशा है, श्रद्धा है, काम है, लज्जा है, स्वप्न है, संघर्ष है। तो ये आपका डी सही हो जाएगा। आगे है, पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है पंत जी को, ये किस रचना के लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ आपका विकल्प देखिए, लोकायतन भी नहीं है, पल्लव भी नहीं है, गुंजन भी नहीं है, वीणा भी नहीं है। तो किसके लिए भी दिया गया है। तो सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया है, चिदम्बरा के लिए दिया गया है, जो विकल्प में नहीं है 1968 में। तो विकल्प में नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप लोग स्टार लगा दीजिएगा। इसका आंसर जो है विकल्प में नहीं है। आगे है, दिनकर कौन सा पुरस्कार पाने वाले हिंदी के दूसरे कवि हैं। आपको बताना है, दूसरे कवि हैं हिंदी के। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था दिनकर को 1972 में पूर्वश्री के लिए। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित पुरुषोत्तम दास निम्नलिखित में से किस रचना के पात्र हैं। पंडित पुरुषोत्तम दास किस रचना के पात्र हैं, ये आपको बताना है। तो ये परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसी के एक पात्र हैं। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न कैसे उठाया है। तो परीक्षा गुरु आपका सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को बंग मेहरा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बंग मेहरा के नाम से जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है। तो राजेंद्र बारा घोष, यानी राजेंद्र राज बारा घोष यहाँ पे है, राजेंद्र बारा घोष को जाना जाता है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, राजेंद्र बारा घोष। जिंदगी नामा में किस भाषा का शब्द प्रयोग अधिक है, यानी कौन सा भाषा का अधिक बार शब्द जो है प्रयोग किए गए हैं। तो वो आप जिंदगी नामा जो कृष्णा सुबती के उसको पढ़िएगा तो पंजाबी शब्द आपको ज़्यादा मिलेंगे, यानी पंजाबी शब्द आपका जो है ज़्यादा प्रयोग किया गया है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। धरती धन्ना अपना कौन सी संवेदना का उपन्यास है। धरती धन्ना अपना कौन सी संवेदना का उपन्यास है। तो धरती धन्ना अपना ये जो है दलित संवेदना का उपन्यास है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। कभी ब्रह्मराक्षस का शिष्य क्यों होना चाहता है। ब्रह्मराक्षस का शिष्य कभी क्यों होना चाहता है, ये आपका प्रश्न जो है पूछा गया है। क्योंकि अधूरे कार्य को पूरे करने के लिए, वेदना के स्रोत को संगति देने के लिए, पूर्व निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए, यानी फिर सभी करने के लिए, यानी विकल्प डी आपका सही है। क्योंकि कविता आप समझिएगा तो पता चलिएगा ये सभी चीजों को करना चाहता है, इसलिए ब्रह्मराक्षस का वो शिष्य होना चाहता है। आगे है, नक्सलवादी कविता में धुमिल किसकी तलाश में है, यानी वो जो तलाश कर रहे हैं तो किसकी तलाश कर रहे हैं नक्सलवादी में। तो नक्सलवादी जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि प्रजातंत्र तो है लेकिन वे दूसरे प्रजातंत्र का तलाश कर रहे हैं। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, दूसरे प्रजातंत्र का। आगे बढ़ते हैं। सतपुरा के जंगल कविता में किन जानवरों का वर्णन नहीं मिलता है। तो सतपुरा के जंगल जो भवानी प्रसाद मिश्र का है, अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है सुअर और सियार ये दोनों जानवर का चर्चा नहीं किया गया है। बाकी मुर्गे, तीतर, शेर, बाघ, हिरन, ये सभी का चर्चा किया गया है। विकल्प आपका डी जो है सही हो जाएगा। सुअर और सियार का चर्चा नहीं किया गया है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, इसका चर्चा नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मानस का हंस उपन्यास के आधार पे किस संप्रदाय के मठ में तुलसीदास कोठारी बन गए, यानी किस संप्रदाय
कि मठ में ये कोठारी बन जाते हैं तुलसीदास, ये आपको बताना है। तो ये जो कोठारी बनते हैं ये रामानुजी संप्रदाय के जो है मठ में बनते हैं। और आपको पता है जो संप्रदाय विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, तो उसी संप्रदाय में ये बनते हैं। तुलसीदास उससे प्रभावित है, उसी पे मानस का हंस लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जयदेव पुरी की बहन का नाम है। तो जयदेव पुरी एक पात्र आता है, तो उसके बहन का नाम क्या होता है आपको बताना है। तो इसके बहन का नाम तारा है। जयदेव पुरी के बहन का नाम तारा रहता है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। झूठा सच यशपाल का जो है विभाजन की त्रासदी का यथार्थ चित्रण करता है। वह यथार्थ जो परिस्थितिगत है या परिस्थिति जन्य है, यानी परिस्थितिगत है यानी परिस्थिति जन्य है। आपको देखिए दोनों भाषा को समझना होगा। तो परिस्थितिगत भी है और परिस्थिति जन्य भी है, दोनों है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, यानी झूठा सच में ये दोनों है। आकाशदीप कहानी की बंदी यानी स्त्री नायिका का घर कहाँ था। तो जो नायिका होती है उसका घर कहाँ था, तो उसका जो घर का चित्रण किया गया है वो चंपा नगरी होता है, जो दिए जला करके इंतजार करते हैं अपने प्रेमिका का। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। आकाशदीप कहानी में यह कथन किसका है, यानी आकाशदीप कहानी में ये जो कथन है ये किनका कथन है, आपको बताना है कि आखिर ये जो कथन आया है ये किनका कथन है। ऐसा देखिए प्रश्न आपका पूछा जाता है, आपको ध्यान देना होगा ऐसे प्रश्नों को। तो ये जो कथन है ये किनका कथन है, तो ये आपका बुद्धगुप्त का कथन है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आकाशदीप का ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। चीफ की दावत में चीफ द्वारा हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाने पर माँ ने क्या किया, यानी माँ ने क्या किया। तो हाथ जब बढ़ाया जाता है तो माँ जो है बायां हाथ आगे किया, यानी माँ जो है बायां हाथ आगे कर देता है, यानी उल्टा हाथ आगे कर देता है। ये आपका जो है घटना होता है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। चीफ की दावत में गीत सुनने का आग्रह पर माँ क्या करती है, तो माँ जो है आग्रह करने पर कौन सा विवाह गीत सुनाती है, यानी विवाह गीत सुनाती है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। सिक्का बदल गया किस विधा के अंतर्गत आने वाली रचना है। सिक्का बदल गया, अगर ये पढ़िएगा तो ये बेहतरीन कहानी है। सिक्का बदल गया, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। यानी सिक्का बदल गया कृष्णा सोप्ती का है। राजा निर्मसिया जो है कमलेश्वर का कहानी है, ध्यान में रखिएगा, वहां मिस्टेक हो गया था बोलने में। आगे देखिए, हरिशंकर परसाई ने इंस्पेक्टर माताबेन को किस पर बताया है। तो हरिशंकर परसाई ने इंस्पेक्टर माताबेन को चांद पर बताया है। इंस्पेक्टर माताबेन चांद पर, यानी विकल्प भी आपका सही हो जाएगी। ये डायरेक्ट कहानी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। भारतेंदु ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, यानी स्वयं जो है अभिनय किया है वो कौन सा नाटक है। तो जानकी मंगल उनका जो नाटक है उनमें उन्होंने स्वयं अभिनय किया है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। अब देखिएगा तो कौन सा जो है नहीं संबंधित है ये पूछा गया है। इसमें देखिएगा कि आपका 8वां सर्ग है, कंधे पर बैठा था सांप, आषाढ़ का एक दिन, तीनों सही। लेकिन शकुंतला की अंगूठी जो है कालिदास पे नहीं है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, ये उन पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंजो दीदी की अंजो निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। तो अंजो दीदी जो नाटक है उसका जो अंजो है वो किस वर्ग में आती है। तो ये जो आती है अभिजात वर्ग में आती है, अभिजात वर्ग में। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे है, महाभोज किस विधा की रचना है। अब देखिए ये आप देखिएगा तो महाभोज जो रचना है, महाभोज अगर देखिएगा तो नाटक भी है, उपन्यास भी है और कहानी भी है। तो यहाँ देखना है पूछा क्या गया है। तो यहाँ जो महाभोज लगा हुआ है ये मन्नू भंडारी का ये जो है नाटक है।
तो नाटक ही आपका आंसर माना गया है। इसे इसका जो है स्टार लगा लीजिए। अगर कहानी दे तो शैलेश मटियानी का ये महाभोज कहानी भी है। नाटक और उपन्यास महाभोज जो है मन्नू भंडारी का है। तो ये आप देख लीजिएगा। कोमा किस नाटक से संबंधित है? तो कोमा जो पात्र है वो कौन सा है? तो ध्रुव स्वामी नाटक का है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का। आगे है निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया है। निबंध के बारे में किसका कथन है ये? यानी निबंध के बारे में ये जो कथन है ये किनका कथन है? तो ये श्याम सुंदर दास का कथन है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ नए प्रश्न आपको लग रहे होंगे, कुछ कुछ पुराने प्रश्न हैं। तो यूजीसी नेट के सिलेबस पे आधारित ये प्रश्न है। कवि कौतुक के रचनाकार कौन है? तो कवि कौतुक जो रचना है वो किनका है? तो प्रताप नारायण मिश्र का कवि कौतुक रचना है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र का है। आगे है नाखूनों का बढ़ना हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि से मनुष्य में स्थित किसकी निशानी है? तो नाखूनों को बढ़ना जो मनुष्य में है वो पशुता का निशानी है, यानी पशुता का निशानी है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रचनाकार को आत्माभिव्यक्ति का सर्वाधिक स्वतंत्र किस विधा में मिलता है? ऊपर चर्चा किया गया था। तो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता किस में मिलता है? तो निबंध में मिलता है। वो खुद करके लिखते हैं, वो खुद करके निबंध में ही लिख पाते हैं। विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर द्वारा परोसी गई प्रीति प्रेम अनुकंपा गांव के लोगों को क्यों हजम नहीं होती? अब देखिए इसके बारे में जो है नीचे विकल्प दिए गए हैं। अब इसको जो है सही से जोड़ना है। तो क्या है? ईश्वर द्वारा परोसी गई प्रीति या प्रेम अनुकंपा गांव के लोगों को क्यों न हजम नहीं? क्योंकि सभी क्या है? बीमार हैं। सभी क्या है? बीमार है, इसलिए ये जो है हजम नहीं होता है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। भूल गलती के रचनाकार कौन है? तो भूल गलती जो रचना आया है सिलेबस में वो मुक्ति बोध का रचना है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धूमिल की रचना कौन सी है? तो देखिएगा धूमिल की रचना है रोटी और संसद। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, रोटी और संसद। कौन सा पात्र माटी की मूर्ति का नहीं है? तो माटी के मूर्ति जो निबंध है रामवृक्ष बिंदीपुरी का, उसमें कौन सा पात्र जो है नहीं है? तो सरजू भैया है, भौजी है, मंगल है, लेकिन सोमवार जो है नहीं है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। नहीं वाले आजकल ज्यादा प्रचलन में है, तो अच्छे से प्रश्नों को देख करके समझ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, वरना गलत हो सकता है। आगे है प्रेमचंद घर में किस गद्य विधा की रचना है? तो प्रेमचंद घर में जो है उनकी पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया जीवनी है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। आवारा मसीहा के नायक किसके कारण आवारा है? तो आवारा मसीहा का जो नायक है वो प्रेम के कारण आवारा है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। हरिशंकर परसाई की पहचान किस रूप में है? तो हरिशंकर परसाई का जहां भी नाम आता है वो किसके रूप में? तो व्यंग्यकार के रूप में आता है। हरिशंकर परसाई और बेढब बनारसी दोनों बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। गोखले का लक्ष्य स्वायत्त शासन की प्राप्ति था। तिलक स्वराज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। ये जो उक्ति है ये किनका उक्ति है? तो ये जो उक्ति है आप देखिएगा सटाभी सितारे मैया का है, पटाभी सितारे मैया का, सॉरी। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 2-4 प्रश्न हैं। केसर नाग स्थान पर किस प्रकार के फूल का मिलना शुभ माना गया है? तो केसर नाग जो स्थान है वहां पे आप देखिएगा तो निरापोस्त जो फूल मिलता है वो शुभ माना गया है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ये सभी जो है निबंध में लिखा गया है। अपहुदरी शब्द किस भाषा का है? आपहुदरी शब्द किस भाषा का है? तो पंजाबी भाषा का शब्द है आपहुदरी। आपहुदरी भाषा पंजाबी का है, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। आगे है
महुआ पटावाजिन को सौदागर ने खरीद जो लिया, यह संवाद कहानी में किस पात्र द्वारा कहा गया है। अब देखिए, महुआ पटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया, ये जो संवाद है, देखिए जिस नेट में ऐसे ही संवाद जो है पूछा जाता है। तो कोई भी कहानी है, कविता है, नाटक है, उसके जो मुख्य जो बिंदु है, जो कथन है, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा तो बेहतर होगा। ये हीराबाई कहती है, हीराबाई कहती है, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। हीराबाई ये कहती है। तीसरी कसम का है। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य की प्रसिद्धि किसके द्वारा लिखित भामती टीका से हुई है। तो ये भामती टीका से किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, भामती टीका। असाध्य वीणा किस स्थान के मिथक पर आधारित है। तो असाध्य वीणा एक जापानी कहानी जो होता है उसी पे आधारित है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, जापानी। यानी असाध्य वीणा अज्ञे का लिखा हुआ बहुत लंबी कविता है। अंधेरे में कविता के अंतर्गत कवि को मार्शल लॉ किस दृश्य में दिखाई देता है। तो मार्शल लॉ जो है वो दिखाई देता है चौथे दृश्य में। किस दृश्य में? चौथे दृश्य में दिखाई देता है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे है, मानस का हंस में राजा भगत अपने साथ किसको लेकर आए। तो राजा भगत जो है अपने साथ किसको लेकर आते हैं, तो रत्नावली को लेकर के आते हैं, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, रत्नावली को लेकर के आते हैं। चलिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तमस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन किस सन में हुआ है। तो तमस जो उपन्यास है उसका प्रकाशन जो प्रथम होता है 1972 में होता है। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 1972 में। तो ये आपके समक्ष जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको मैंने प्रस्तुत किया, और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2, 4, 5 प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रश्न बहुत बेहतरीन थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी 2, 4, 5 प्रश्न होते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका कोई ओर छोड़ नहीं होता, लेकिन फिर भी उस प्रश्नों का एक अस्तित्व होता है। तो आप इसको देख करके हमें लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ तो गति प्रदान हुआ होगा। और 25 जून तक एग्जाम है, कोशिश करेंगे 2-4 सेट और करवा दें, और कुछ कहानी अगर हो सकता है तो 2-4-5 कहानी जो भी है उसको हम करवाएंगे, ताकि वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटे। इस बार समय कम है, अगला बार बेहतरीन अब होगा। धीरे धीरे आपके लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, और हिंदी जंक्शन चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बेहतरीन है, आपके लिए बनाया गया ये चैनल है। और अभी तक बिहार शिक्षक के रूप में 4000 प्लस जो है लक्ष्य प्राप्त करा चुका है। आगे आपका लक्ष्य भी प्राप्त करवाने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। हिंदी जंक्शन चैनल पे बने रहिए। अगर आप DRE 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307, इस पे आप 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उसके बाद हम PDF भेज देंगे जिसमें साहित्य, व्याकरण और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट होगा। अगर आप 50 सेट का बुक पाना चाहते हैं 4.0 का, तो इसके लिए आपको 349 रुपया यानी 299 बुक का 50 रुपया डिलीवरी चार्ज पेमेंट कर दीजिए इस नंबर पे, और पूरा पता भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पेमेंट का। तो आपके घर पे डाक पार्सल से पुस्तक भेज दिया जाएगा, और आप लोग जो है उसको प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।